अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमने उन न्यूरॉन्स को कहा जो कि हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होते हैं और फिर हमारी पेरिफेरल एरियाज तक, बॉडी के पेरिफेरल एरियाज तक एक्सटेंड हुए होते हैं। और इसमें फिर सेंसरी मोटर न्यूरॉन्स आ जाते हैं और सेंसरी न्यूरॉन्स के साथ गैंग्लियन भी आ जाते हैं। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस। एक को हम कहते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम और दूसरे को हम कहते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी में वॉलंटरी एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उन एक्शंस के लिए जो कि हमारी विल के अंडर कंट्रोल काम कर रहे होते हैं, हमारी विश के अकॉर्डिंग काम कर रहे होते हैं। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी के उन एक्शंस को कंट्रोल करता है जो कि इनवॉलंटरी होते हैं, मतलब कि हमारी विश के अंडर कंट्रोल काम नहीं कर रहे होते हैं। ऑटोनॉमिक का टर्म ऑटोमेटिक से निकला हुआ है, मतलब कि इनवॉलंटरी, खुद से काम करने वाले। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम वो पार्ट है हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का दैट कैरिंग सेंसरी एंड मोटर इंफॉर्मेशन बिटवीन द सीएनएस एंड द वॉलंटरी पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हमारे वॉलंटरी पार्ट्स की तरफ जो न्यूरॉन्स जा रहे हैं या उनकी तरफ से आ रहे हैं, तो वो सारे न्यूरॉन्स हमारे सोमैटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट होते हैं। अब कौन से बॉडी पार्ट्स हमारी वॉलंटरी एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? एक है मसल्स। कौन से मसल्स? स्केलेटन मसल्स। और दूसरा है स्किन। स्किन जब वो एक्सटर्नल सेंसरी ऑर्गन के तौर पे काम कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल आपकी स्किन को कोई चीज़ टच कर रही है तो आप उसको फील कर सकते हो, वो एक वॉलंटरी एक्शन होगा जब आप उस चीज़ से हाथ हटा दोगे। मतलब रिफ्लेक्स एक्शन ना हो, बल्कि एक आम नॉर्मल सी कोई चीज़ आपके हाथ को टच करे तो आपको फील होगा, तो या तो आप हाथ को वहीं पर रखोगे या आप हाथ को हटा दोगे, तो ये चीज़ आपको फील हो रही है और फिर आप उसको सोच समझ के रिस्पॉन्स शो कर रहे हो, मतलब कि आपके एक वॉलंटरी एक्शन होगा ये। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शनल केस है कि जब रिफ्लेक्स एक्शन जो कि खुद इटसेल्फ एक इनवॉलंटरी प्रोसेस है, उसमें हमारे स्केलेटन मसल्स पे इनवॉलंटरी जो परफॉर्मेंस है वो देना स्टार्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा हाथ किसी गर्म चीज़ को टच कर जाता है या किसी शार्प नीडल को टच कर जाता है, तो एकदम से हम हाथ पीछे कर लेते हैं। तो अब ये जो हाथ का पीछे जाना है, इसमें तो हमारे वॉलंटरी मसल्स ही रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन ये अब रिफ्लेक्स एक्शन के अंडर कंट्रोल काम करे तो ये एक इनवॉलंटरी प्रोसेस होगा। तो रिफ्लेक्स एक्शन में स्केलेटन मसल्स का जो रिस्पॉन्स है टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई वो एक इनवॉलंटरी प्रोसेस होता है। तो ये एक एक्सेप्शनल केस है। अदरवाइज हमारे जो स्केलेटन मसल्स हैं या हमारे स्किन की तरफ जितनी भी इंफॉर्मेशन जा रही होती है वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम से जा रही होती है। अब नेक्स्ट जो कैटेगराइजेशन हुई है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, वो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज दैट पार्ट ऑफ द पीएनएस which carry sensory and motor information between the CNS and the voluntary parts of the body। जितने भी हमारे इनवॉलंटरी पार्ट्स हैं बॉडी के, उनको भी अपने काम करने के लिए न्यूरॉन्स की ज़रूरत होती है, मैसेजेस की ज़रूरत होती है। तो उनको मैसेज देने वाले और उनसे मैसेज लेकर जाने वाले जितनी भी न्यूरॉन्स हैं या नर्व्स हैं जो भी हैं, तो वो हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट होते हैं। अब यहाँ पे हमने बात की कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में इंफॉर्मेशन सीएनएस की तरफ जाती है। तो सीएनएस में ब्रेन भी हो सकता है और स्पाइनल कॉर्ड भी हो सकता है। अगर ब्रेन की तरफ मैसेज जा रहे हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के, तो वो किसकी तरफ जाएंगे, या हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम किसके अंडर कंट्रोल काम कर रहा होता है? तो एक है हाइपोथैलेमस। अगर आपको याद हो तो हमने हाइपोथैलेमस का रोल पढ़ा था कि हमारे इमरजेंसी कंडीशंस को कंट्रोल कर रहा होता है। और हमने मेडुला ऑब्लोंगेटा को भी स्टडी किया कि मेडुला ऑब्लोंगेटा हमारी बॉडी में उन सारे एक्शंस को कंट्रोल करता है जो कि इनवॉलंटरी होते हैं। तो इट मीन कि हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो अगर ये ब्रेन से कंट्रोल हो रहा है तो उसमें हाइपोथैलेमस एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा होंगे, और स्पाइनल कॉर्ड से भी कंट्रोल हो सकता है। तो इनवॉलंटरी पार्ट्स हमारी बॉडी में क्या होते हैं, कौन से होते हैं? इंटरनल विजुअल ऑर्गन्स। हमारी जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं ये इनवॉलंटरी एक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। जिस तरीके से हार्ट है, हार्ट
कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, रिलैक्सेशन कर रहा है, ब्लड को पंप कर रहा है, तो इसका तो कनेक्शन है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ। लेकिन जो न्यूरॉन्स रिस्पॉन्सिबल है उसमें, तो वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट होते हैं। इसी तरीके से पेनक्रियाज है, अपनी सिक्रीशंस रिलीज कर रहा होता है, स्टमक है, डाइजेशन कर रहा है, इंटेस्टाइन्स एब्जॉर्प्शन कर रहे होते हैं, लंग्स रिस्पायरेशन कर रहे होते हैं, यूरिनरी ब्लैडर ने या तो यूरिन को होल्ड रखना है या उसको पास आउट करना है। तो हमारी बॉडी में जो इंटरनल ऑर्गन्स के काम होते हैं वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंडर कंट्रोल होते हैं, क्योंकि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बॉडी के इनवॉलंटरी एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कॉन्ट्रैक्शन कंट्रोल कर रहा होता है स्मूथ एंड कार्डिक मसल्स की। हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में या तो स्मूथ मसल्स होंगे या अगर हम हार्ट की बात करें तो उसमें कार्डिक मसल्स होंगे, तो उनको कंट्रोल करने वाला हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है। तो आपने ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल टू कंट्रोल द फंक्शंस ऑफ आवर वोलेंट्री स्केलेटल मसल्स और autonomic nervous system is responsible to control the contraction of smooth and cardiac muscles। तो ये हमने क्लासिफिकेशन देख ली पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, सोमैटिक नर्वस सिस्टम में एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। एक वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी में इनवॉलेंट्री एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वो एक्शंस जो कि हमारी विल के अंडर कंट्रोल नहीं होते उनको हम कहते हैं इनवॉलेंट्री एक्शंस। अब नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो बॉडी के स्टेट्स के अकॉर्डिंग बॉडी किस कंडीशन में है, क्या वो इमरजेंसी की सिचुएशन फेस कर रहा है बॉडी या वो एट द स्टेट ऑफ रेस्ट में है। तो इन दोनों कंडीशन में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो सेपरेट सिस्टम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक को हम कहते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरे को हम कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है द ऑटोनॉमिक फंक्शंस ड्यूरिंग द स्टेट ऑफ इमरजेंसी। क्या इमरजेंसी की कंडीशन होगी, कोई भी स्ट्रेसफुल कंडीशन है या आपको गुस्सा आया हुआ है या आपको कोई खौफ फील हो रहा है, कोई डर फील हो रहा है, तो आपकी बॉडी रेस्टिंग की कंडीशन में तो ना हुई, आपकी बॉडी इमरजेंसी की कंडीशन में जब होती है तो जो सिस्टम काम कर रहा होता है उसको हम कहते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। जब हमारी बॉडी को सिंपैथी चाहिए होती है तो उस कंडीशन में या तो फ्लाइट होता है या फाइट होता है या फ्राइट रिस्पॉन्सेस होते हैं। मतलब कि या तो हम भाग जाते हैं उस सिचुएशन से या हम लड़ते हैं या हम खौफ खा जाते हैं, हम बेहोश हो जाते हैं, हमें डर लग जाता है। तो ये 3 तरीके से हम रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं अपने इमरजेंसी सिचुएशंस को। इन रिस्पॉन्सेस को सिंपली हम F3 रिस्पॉन्सेस भी कहते हैं। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रिपेयर द बॉडी फॉर द इमरजेंसी कंडीशंस। अब जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, पैरा मीन अगेंस्ट, इनका एक्शन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अगेंस्ट होता है। जो काम सिंपैथेटिक में हो रहा होता है उसके एग्जैक्ट अपोजिट पैरासिम्पैथेटिक में काम हो रहा होता है। तो इट कंट्रोल द ऑटोनॉमिक फंक्शंस ड्यूरिंग द स्टेट ऑफ रेस्टिंग कंडीशन, जब बॉडी रेस्ट में होती है। इट रिटर्न्स द बॉडीज फंक्शन टू नॉर्मल आफ्टर इमरजेंसी स्टेट। जब आपके सामने कोई खतरा आ रहा होता है तो आपकी या आ गया है तो आपकी बॉडी ने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिव करके आपकी बॉडी को प्रॉपर रिस्पॉन्स के लिए तैयार कर लिया। यूँ सोचो कि आपके सामने कुत्ता आ रहा था, वो कुत्ता आपके सामने खड़ा हो गया तो आपकी जो बॉडी है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिव में ले आई है। लेकिन फिर वो कुत्ता आपसे आगे चला गया या उस कुत्ते को पीछे से उसके जो मालिक है उसने आवाज़ दे दी तो वो अपने मालिक के पास, अपने ऑनर के पास दोबारा से वापस चला गया। तो अब तो खतरे की कंडीशन टल गई है। तो आपकी बॉडी को नॉर्मलाइज करने के लिए जो सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है वो है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और उसी रेस्टिंग की स्टेट में रखने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब नॉर्मल भी करता है और फिर नॉर्मल स्टेट में भी रख रहा होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो अब हमने इनके दरम्यान में डिफरेंस को समझना है कि ये दो सिस्टम्स किन किन बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं, किस तरह से कंट्रोल करते हैं और इनके दरम्यान में डिफरेंस क्या है। तो बेटा अक्सर क्वेश्चन में आ जाता है कि इनके दरम्यान में डिफरेंस बताइए सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के दरम्यान में।
आपने ये बात इम्पॉर्टेंटली याद रखनी है कि अगर हमारा कोई इंटरनल विजुअल ऑर्गन है, क्योंकि हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को स्टडी कर रहे हैं तो विजुअल ऑर्गन की बातें चलेंगी। एक इंटरनल विजुअल ऑर्गन है लाइक दैट ऑफ हार्ट। हार्ट की एग्जांपल ले लेते हैं। हार्ट को दो डिफरेंट सिचुएशंस में उससे काम करवाने के लिए दो डिफरेंट न्यूरॉन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से आ रहा होता है और दूसरा न्यूरॉन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से आ रहा होता है। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से आने वाले न्यूरॉन है उसका टारगेट भी वही हार्ट है जो पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन का टारगेट है। अब जो सिंपैथेटिक का न्यूरॉन है वो हार्ट से कहता है कि खतरे की कंडीशन है, लिहाजा बीटिंग तेज कर दो। अब वो खतरा टल गया है तो पैरासिम्पैथेटिक क्या बोलेगा कि खतरा चला गया, लिहाजा अपनी बीटिंग को नॉर्मलाइज करो, तेज मत करो। तो अब आप इसमें देख सकते हैं कि हार्ट को कंट्रोल करने के लिए दो न्यूरॉन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक उससे ज़्यादा एक्टिविटी ले रहा होता है और दूसरा उसकी एक्टिविटी को नॉर्मलाइज कर रहा होता है। तो हमारे पास इस तरीके से एक ऑर्गन के ऊपर दो डिफरेंट न्यूरॉन्स का एक्शन होता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के लिए जो रिस्पॉन्सेज होते हैं वो हाइपोथैलेमस से मिलते हैं और दूसरे हमारे स्पाइनल नर्व से मिल रहे होते हैं। हाइपोथैलेमस इज रिस्पॉन्सिबल टू कंट्रोल द इमरजेंसी सिचुएशंस इनसाइड आवर बॉडी और स्पाइनल नर्व्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब यहाँ पे हम बॉडी के हर एक मेजर ऑर्गन को डिस्कस करेंगे कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का उन मेजर बॉडी पार्ट्स के ऊपर क्या रोल होता है। लेकिन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ये हमारी बॉडी में न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज करवा देता है जिसको हम कहते हैं एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन। तो फिर वो एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन फिर बॉडी को इमरजेंसी के लिए तैयार कर रहे होते हैं। ये आपको बात याद रहे कि एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन का सहारा लेकर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम कर रहा होता है। तो हम हेड रीजन से स्टार्ट लेंगे और फिर चेस्ट रीजन के ऑर्गन्स को डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद एब्डोमिनल एरिया में मौजूद ऑर्गन्स को डिस्कस करेंगे कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का उनके ऊपर क्या रोल होता है। तो सबसे पहले हम आइज़ में मौजूद प्यूपल्स को डिस्कस कर लेते हैं। जो आइज़ के एरस में मिड का पोर्शन होता है जो ब्लैक होता है उसको हम बोलते हैं प्यूपिल। ये वो पोर्शन होता है आई में जिसके ज़रिए हमारे आइज़ में लाइट इंटर होती है। जब लाइट इंटर हो जाती है तो आइज़ के बैक साइड पे एक लेयर मौजूद होती है, उसको हम बोलते हैं रेटिना। तो प्यूपिल से जो लाइट अंदर इंटर होती है तो वो रेटिना के ऊपर पड़नी स्टार्ट हो जाती है जिससे हमें देखने में हेल्प मिल रही होती है। तो यहाँ पे अब हमारे सामने खतरे की कंडीशन है, इमरजेंसी सिचुएशन है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स हमारे प्यूपल्स को डायलेट कर देते हैं। आप यूँ समझो कि पहले छोटा सा दरवाज़ा था जिससे लाइट इंटर हो रही थी, अब वो दरवाज़ा बहुत बड़ा हो चुका है। तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा अमाउंट में लाइट इंटर होगी हमारे आइज़ में। ये क्यों ऐसा होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे सामने इमरजेंसी की सिचुएशन है, हमारी विजन तेज़ हो ताकि हमें अपनी सराउंडिंग्स का ज़्यादा से ज़्यादा अंदाज़ा हो सके। तो इसलिए हमारे प्यूपल डायलेट हो जाते हैं। माउथ में सलाइवा की सिक्रीशन को इनहिबिट कर दिया जाता है। तो इमरजेंसी कंडीशन में हमारा मुंह खुश्क हो जाता है क्योंकि वहाँ पे सलाइवा नहीं रिलीज हो रहा होता है। एपिनेफ्रिन के अंडर कंट्रोल हार्ट अपनी जो बीटिंग है उसको फास्ट कर देता है, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है, जो हार्ट है वो बहुत ज़ोर ज़ोर से बीटिंग स्टार्ट कर देता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, ब्लड फ्लो डिस्टर्ब हो जाती है टूवर्ड्स द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। बस जो ज़रूरी ऑर्गन्स हैं उनकी तरफ ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाती है और जो गैर ज़रूरी काम है तो उन ऑर्गन्स की तरफ ब्लड फ्लो कम कर दी जाती है। ब्लड फ्लो टूवर्ड्स द स्किन डिक्रीज कर दी जाती है। तो इमरजेंसी की कंडीशन में या खौफ की कंडीशन में हमारी कलरेशन पेल हो जाती है, जर्द हो जाती है। वो इसलिए क्योंकि स्किन की तरफ ब्लड फ्लो कम कर दी गई है। विजुअल ऑर्गन्स यानी जो इंटरनल हमारे ऑर्गन्स हैं उनकी तरफ भी ब्लड सप्लाई डिक्रीज कर दी जाती है, किन की तरफ इंक्रीज कर दी जाती है, मसल्स की तरफ इंक्रीज कर दी जाती है, हार्ट की तरफ इंक्रीज कर दी जाती है, ब्रेन की तरफ इंक्रीज कर दी जाती है। मसल्स की तरफ इसलिए इंक्रीज कर दी जाती है क्योंकि अभी हमने फ्लाइट रिस्पॉन्स देना है, हमने इस
ख़तरे से भागना है तो उस भागने के लिए हम अपने मसल्स का यूज़ करेंगे, तो इसलिए हमारे मसल्स को एक्टिव कर दिया जाता है, उनकी तरफ ब्लड फ्लो भी ज़्यादा कर दी जाती है, हार्ट की बीटिंग भी तेज़ कर दी जाती है, और जो ब्रेन है उसकी तरफ भी ब्लड फ्लो इसलिए तेज़ कर दी जाती है क्योंकि अभी हमने डिसीशन लेना है कि हमें यहाँ स्टे करना है, हमने लड़ना है या हमने भागना है, तो इसलिए इन ऑर्गन्स की तरफ ब्लड सप्लाई ज़्यादा कर दी जाती है। जो एयरवेज हैं हमारे, यानी कि जो लंग्स में हमारे ब्रोंक्यूल्स हैं, ब्रोंकाई हैं, उनको डायलेट कर दिया जाता है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन बॉडी के अंदर आ सके। डाइजेशन को डिस्टर्ब कर दिया जाता है, डाइजेस्टिव जूसेस की सिक्रीशन को डिक्रीज कर दिया जाता है, डाइजेशन को डिक्रीज कर दिया जाता है। पेरिस्टालिसिस यानी फूड जो आगे आगे मूव कर रहा है तो उसको भी डिक्रीज कर दिया जाता है। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब इमरजेंसी की कंडीशन होती है तो हमारे स्टमक में क्रैम्प्स उठने स्टार्ट हो जाते हैं, मरोड़ उठने स्टार्ट हो जाते हैं, वो इसलिए क्योंकि वहाँ तक ब्लड फ्लो डिक्रीज कर दी जाती है। और लिवर से भी बाइल की सिक्रीशन को डिक्रीज कर दिया जाता है क्योंकि बाइल रिस्पॉन्सिबल होता है फैट्स की डाइजेशन के लिए, तो अभी तो वहाँ से उसने डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्टर्ब कर दिया है, तो इसलिए बाइल की सिक्रीशन को भी इनहिबिट कर दिया जाता है। और चूँकि अभी हमने इमरजेंसी की कंडीशन के लिए खुद को प्रिपेयर करना है तो हमारे ब्लड में ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में ग्लूकोज भी होना चाहिए। तो आप सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, ये पेनक्रियास से कहता है कि मुझे ब्लड में ज़्यादा ग्लूकोज चाहिए तो लिहाजा ग्लूकागॉन को रिलीज़ करवाओ, तो ग्लूकागॉन रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाता है अंडर द कंट्रोल ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो वो जो स्टोर पड़ा हुआ होता है ग्लूकोज हमारे लिवर में, तो उसको कन्वर्ट कर देना स्टार्ट कर देता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके फिर उसको ब्लड में लेकर आता है। क्यों लेकर आता है? ताकि हमारी बॉडी एक्टिव रहे, हम भाग जाए वहाँ से। तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस करता है, ग्लाइकोजन को तोड़ रहा होता है, और ये तोड़ने वाला काम कौन करता है? ये ग्लूकागॉन कर रहा होता है। तो हमने स्टार्ट में बात कर ली थी कि एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर इसका मेजर इफेक्ट होता है क्योंकि वहाँ से एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन को रिलीज करके ये फिर अपने एक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है। जहाँ जहाँ पर हमें कंस्ट्रिक्शन चाहिए होती है, अब जिस तरीके से हमने बात की कि कहीं पर ब्लड फ्लो हमने कम कर दी है, कहीं पर ब्लड फ्लो हमने ज़्यादा कर दी है, तो मतलब कि कहीं पर हम वेजोडाइलेशन कॉज कर रहे हैं, कहीं पर वेजो कंस्ट्रिक्शन कॉज कर रहे हैं। तो जहाँ जहाँ पे डायलेशन हो रही है, जिस जिस ऑर्गन की एक्टिविटी तेज़ हो रही है, उसके लिए एपिनेफ्रिन रिस्पॉन्सिबल होता है, और जिसकी एक्टिविटी डिक्रीज हो रही है या जहाँ तक हम वेजो कंस्ट्रिक्शन कॉज कर रहे हैं उसके लिए नॉर एपिनेफ्रिन रिस्पॉन्सिबल होता है। यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के जो मसल्स हैं उनके ऊपर भी सिंपैथेटिक के न्यूरॉन्स का एक्शन होता है। यूरिनरी ब्लैडर यूरिन को स्टोर रखता है, और रेक्टम हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है जो कि अनडाइजेस्टेड मटेरियल को स्टोर रखता है टेम्परेरी पीरियड के लिए। तो इनमें लगे होते हैं स्पिंक्टर मसल्स, जिनको हम गार्ड मसल्स भी कहते हैं। तो जब ये गार्ड मसल कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रहते हैं तो जो मटेरियल है वो होल्ड रहता है, लेकिन अगर ये रिलैक्स होते हैं तो वहाँ से उस मटेरियल की फ्लो स्टार्ट हो जाएगी। तो यूरिनरी ब्लैडर के स्पिंक्टर मसल्स और रेक्टम के स्पिंक्टर मसल्स को रिलैक्स करवा दिया जाता है, तो यूरिन की फ्लो स्टार्ट हो जाती है सिंपैथेटिक कंडीशन में, खतरे की कंडीशन में। तो ये सारा था सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में। अब हमने पैरासिम्पैथेटिक को स्टडी करना है। तो बेटा आप सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को अच्छे से याद कर लो तो पैरासिम्पैथेटिक आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को लार्जली, मैं 100% तो नहीं कह सकती हूँ, लेकिन 99% हमारा ब्रेन कंट्रोल कर रहा होता है। प्यूपल जो डायलेट हुए थे, अब चूँकि खतरे की कंडीशन टल गई है, बॉडी रेस्टिंग की कंडीशन में आ गई है, तो प्यूपल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, मतलब इतना नैरो नहीं किया जा रहा है कि नॉर्मल अमाउंट में भी लाइट हमारे आइज़ के अंदर इंटर ना हो सके, बल्कि जो डायलेट हुई थी उस डायलेशन से इसको नॉर्मल साइज तक लेकर आ जाएंगे। सिलाइवेशन को स्टिमुलेट कर दिया जाएगा, सिलाइवा सिक्रीशन को इंक्रीज कर दिया जाएगा, हार्ट रेट को डिक्रीज कर दिया जाएगा, मतलब कि नॉर्मलाइज किया जाएगा। ब्लड प्रेशर जो इंक्रीज हुआ था उसको डिक्रीज कर दिया जाएगा। स्किन की तरफ कम हुआ था ब्लड और विजुअल ऑर्गन की तरफ कम हुआ था, तो अब विजुअल ऑर्गन की तरफ ज़्यादा हो जाएगा। एयरवेज दोबारा से कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, डाइजेस्टिव जूसेस की सिक्रीशन तेज़ हो जाएगी, डाइजेशन तेज़ हो जाएगी, पेरिस्टालिसिस तेज़ हो जाएगी, सिक्रीशन ऑफ बाइल ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि डाइजेशन तेज़ है। तो बेटा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम तेज़ हो जाता है जब हम रेस्टिंग की कंडीशन में होते हैं।
तो आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि जब हमारा ऑफ डे होता है या जब हम कोई काम नहीं कर रहे होते हैं, बस वैसे ही फ्री में बैठे हुए होते हैं रेस्टिंग की स्टेट में, तो उस टाइम हमारी बॉडी को ज़्यादा भूख लग रही होती है, क्योंकि उस टाइम हम रेस्टिंग की कंडीशन में होते हैं और उस टाइम हमारी बॉडी में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम कर रहा होता है, हमारे डाइजेशन को तेज़ किया होता है। तो छुट्टियों में हम बस बैठ के खा ही रहे होते हैं क्योंकि हमें भूख ज़्यादा लग रही होती है। तो अब जब डाइजेशन तेज़ है तो इट मीन के ग्लूकोज का लेवल भी ज़्यादा होगा हमारे ब्लड के अंदर, तो इसलिए ग्लाइकोजन को तोड़ेगा नहीं बल्कि ग्लाइकोजन को बनाएगा। ग्लाइकोजेनेसिस करेगा, ग्लाइकोजिनोलाइसिस नहीं करेगा बल्कि ग्लाइकोजन को बनाएगा, ग्लूकोज को स्टोर करेगा। और एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है, उनको नहीं रिलीज करवाता। एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर इनका टारगेटेड रोल नहीं है। यूरिनी ब्लैडर के जो स्पिंक्टर मसल्स हैं और जो रेक्टम के स्पिंक्टर मसल्स हैं तो उनको कॉन्ट्रैक्शन की एबिलिटी दे रहा होता है। तो अब यहाँ पे आपको एक पॉइंट समझना है कि जो यूरिनरी ब्लैडर की तरफ पैरासिम्पैथेटिक का न्यूरॉन जा रहा होता है, जो नर्व जा रहा होता है पैरासिम्पैथेटिक का टुवर्ड्स द यूरिनरी ब्लैडर, तो वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से राइज होता है। जो मैंने बात की कि 99% हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ब्रेन से कंट्रोल हो रहा होता है, तो वो 1% कहाँ से कंट्रोल हो रहा है, वो स्पाइनल कॉर्ड से कंट्रोल हो रहा है और वो ये यूरिनरी ब्लैडर की तरफ जाने वाले हमारे न्यूरॉन्स हैं। तो इट्स ऑल अबाउट द सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी को इमरजेंसी स्टेट में कंट्रोल कर रहा होता है और पैरासिम्पैथेटिक हमारी बॉडी को रेस्टिंग की कंडीशन में कंट्रोल कर रहा होता है। हमारी आइज़ का साइज़ बड़ा हो जाता है, हमारे प्यूपल्स डायलेट हो जाते हैं, हमारी हार्ट की बीटिंग तेज़ हो जाती है ड्यूरिंग द स्टेट ऑफ इमरजेंसी, या हमारा जो कलरेशन है वो पेल हो जाता है, हमारे जो एब्डोमिनल एरिया है, स्टमक वाली एरिया में क्रैम्प्स उठने स्टार्ट हो जाते हैं, पेट में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जो एब्डोमिनल एरियाज़ के ऑर्गन्स हैं उनकी तरफ ब्लड फ्लो कम कर दी जाती है, एयरवेज डायलेट कर दिए जाते हैं, मसल्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाता है ताकि हम भाग जाएँ वहाँ से। और जो लिवर है उनका जो ग्लूकोज उसमें स्टोर हुआ है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ग्लूकोगॉन की हेल्प ली जाती है, उसको रिलीज़ करवा दिया जाता है। एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन के अंडर कंट्रोल ही ये सारा काम हो रहा होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का, और यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के मसल्स को रिलैक्स कर दिया जाता है, तो यूरिन फ्लो अक्सर स्टार्ट हो जाती है इमरजेंसी की कंडीशन में। और जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसका रोल एग्जैक्ट अपोजिट होता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे हाइपोथैलेमस और स्पाइनल नर्व से कंट्रोल हो रहा होता है, जबकि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम लार्जली हमारे ब्रेन से कंट्रोल हो रहा होता है। तो बेटा इट्स ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अगर पे भी कोई पॉइंट समझ नहीं आया, वैसे तो है बहुत ज़्यादा आसान सा टॉपिक, एक याद कर लो तो दूसरा याद हो ही जाएगा, लेकिन फिर भी आप इस को दोबारा से पढ़िए, बुक के अंदर पढ़िए, नोट्स में पढ़िए, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए।